फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, वैसे तो हम इकोनॉमी की भी बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती हैं उसकी भी बात करते हैं और डिप्लोमेसी के ऊपर भी हमारी बात होती है और अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उस पे भी हम बात करते हैं। लेकिन उन चीज़ों पे तो बात है और आज भी ख़ैर कोशिश करेंगे करने की, लेकिन एक फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें इस रीजन में एशिया या साउथ एशिया की हम बात करें तो बड़े-बड़े ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, जहाँ एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुंभ का मेला, मैं आपको सही बात अगर बता दूँ तो मैंने फ़िल्मों में जस्ट सुना है, मुझे नहीं पता मतलब हाँ, एक फेस्टिवल है, लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी 2-3 दिनों से मैं मुख्तलिफ जो हमारे जान-पहचान के लोग हैं, ट्विटर पे हम देख रहे हैं तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई हुई है। बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी, कहते हैं कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते हैं इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहाँ पार्टिसिपेट करना है। एक बहुत बड़ी तादाद है, अगर 130-135 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई। वैसे तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारे साथ बात करते रहते हैं, लेकिन आज कुंभ के मेले पे बात करेंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, आपको कहेंगे वेलकम टू द शो एंड पखार रागले। जी, थैंक यू सो मच एंड एज़ यू सेड इट्स अ फैमिली शो, तो आपको भी बख़ैर रागलई और आपके सभी दर्शकों को म मा पक प प म माक़ाम पखैर। मक़ाम बख़ैर। हाँ, पख़ार मोका मो बख़ैर और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू बी विथ यू। आई रियली लव टू बी विथ यू। मुझे आपके शो में आना बहुत थैंक यू, पसंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो मतलब ठीक है, मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बाय मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो बाज़ औक़ात मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं, शायद आपका आना-जाना या बहुत सारे लोग का आना-जाना ना भी हो। लेकिन हम जब उस चीज़ को देखते हैं, एक फेस्टिवल सा माहौल है बहुत बड़ा। सर एक तो थोड़ा-सा उस हवाले से बताएँ और फिर आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर क्या होगी? लाज़मी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएँगे, वो वहाँ स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे-फिरेंगे भी, गाड़ियों का इस्तेमाल भी करेंगे और मतलब एयरलाइन्स को बिज़नेस मिलेगा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा अगर बता दें इस मेले के हवाले से, हर साल होता है, 2 साल बाद होता है या क्या सीन है इसका? जी, ये बेसिकली एवरी 12 ईयर होता है। मतलब ये बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं और उनकी अलाइनमेंट के ऊपर है। तो बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं, जब ये सूरज और मून एक साथ अलाइव हो जाते हैं, एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तो ये चूंकि हमारे यहाँ हर वर्ष पंचांग निकलता है, तो ग्रहों की दशा दशा मतलब डायरेक्शंस के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कब होली पड़ेगी, कब दीपावली पड़ेगी या कब कौन सा जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, जो जो हमारा एंशिएंट में जो भी उनकी समझ थी एस्ट्रोलॉजी की, उस समझ के हिसाब से वो पंचांग आज भी बनता है और उन्हीं तिथियों के हिसाब से इनको बनाया जाता है। तो हर 12 साल में ये होता है, क्योंकि हर 12 साल इसी डेट को ये जो ग्रह हैं, ये हुँ। ग्रह मतलब ये प्लैनेट्स, ये अलाइन होते हैं। तो ये प्री जी। कैलकुलेटेड रहता है। इसको साइंटिफिकली भी आप मेजर करके इसको यूनाइटेड नेशन जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया 2017 में ओह! एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इसकी इम्पोर्टेंस को ऐसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही। इट हैज बीन, तो ये चूंकि ह्यूमैनिटी का है तो ये हमारा भी है और आपका भी है। किसी बिल्कुल। मतलब मानवों के द्वारा किए गए, इंसानों के द्वारा क्रिएट की गए अपने अपनी समझ के द्वारा सेलिब्रेशन का तरीका था। तो उसमें यही है कि एक पर्टिकुलर डे जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर सन के साथ अलाइन होते हैं मून के साथ, एवरी 12 ईयर दिस अलाइनमेंट टेक्स प्लेस। और उसी दिन इसको महाकुंभ इसीलिए कहा जाता है। एक अर्धकुंभ भी होता है, वो भी जब ये हाफ वे रहते हैं तो वो 6 साल में एक अर्धकुंभ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। मगर ये महाकुंभ यही है, एग्जैक्टली ऑन दिस डे ये जब ये शुरू होगा तो अलाइनमेंट इन सारे ये जो प्लैनेट होंगे प्लस सन का होगा, वो एक साथ आ जाएंगे। और जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होता है जो 14 जनवरी के आसपास शुरू होता है, इसमें लोग पतंगे हमारे यहाँ उड़ाते हैं। आप क्या पता है?
तो वो जो मकर संक्रांति में भी यही होता है कि जो जिसको आप सन का जो डायरेक्शन है वो उत्तरायण से होके दक्षिणायन में या दक्षिणायन से होके उत्तरायण में जाता है। उस मूवमेंट के हिसाब से उसको फिर मनाते हैं कि वेदर जो है, सीज़न जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसकी ये हुँ, सिग्निफिकेंस है मकर संक्रांति की, खिचड़ी भी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। हुँ, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है और उस दिन भारत के जितने श्रद्धालुगण हैं वो लोग जाते हैं और वो श्रद्धालुगण जो है वो अपनी उनका ये मानना है कि ये जो नहाएँगे उसमें तो उनसे जो है अच्छी वाइब्स आएँगी, अच्छे उनके ओके। जो डिज़ायर होंगे वो फुलफिल हुँ, होंगे और भी चीज़ें कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा होता है और ये भी कहा जाता है दो आई कैन नॉट से इट फॉर श्योर कि ये इतनी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, ये तो कन्फर्म है। 40 करोड़ लोग का एक जगह इकट्ठा होना और हुँ, उसको मैनेज करना इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। 40 हुँ। करोड़ तो कई देश की आबादी भी नहीं होगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं की है, आबादी भी 40 करोड़ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है। तो वो पाकिस्तान देखते छठा हुए 7वां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है। जी, तो वो देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए और फिर भी ये है कि आप जाएँगे तो आपका 1 रुपए भी चोरी नहीं होगा। मतलब मैं जा चुका हूँ क्योंकि ना मेरी दादी जो थी वो कल्पवास करती थी, वहाँ पे तंबू लग जाते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वो अच्छा। वहाँ 2-2 महीने जाकर के टेंट गाड़ दिए जाते हैं, वो लोग उसी में रहते हैं। संगम है यहाँ पे, जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियाँ का कॉन्फ्लुएंस है, अच्छा। संगम में मिलती है वहाँ पे। तो फिर वो दादी मेरी वहाँ कल्पवास में रहती थी और हम लोग भी छुट्टियों में चले जाते थे। तंबू में रहने का मज़ा बड़ा आता था। दादी हम लोग को वाह! खाना बनाती थी, चावल, मटर, निमोना ये सब बनाती थी और उसमें बालू अक्सर आ जाता था क्योंकि वो चूँकि वो तट के किनारे रहता है तो बालू पे ही रहना रहता है और आपको सब कुछ जो है वो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो हम मुझे तो बचपन की काफ़ी यादें याद हैं। मेरी दादी रहती थी अलग-अलग वहाँ पे पंडे होते हैं उनका ना वो सबका अलग-अलग टेंट होता है। तो आप वहाँ झंडे से याद रखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, क्या क्या आप सारे टेंट एक जैसे लगते थे। उस समय अब ओह! तो बहुत मॉडर्न कर दिया गया। तो हर टेंट वाले का जो ग्रुप होता था, मान लीजिए उसके 1000 टेंट है या 2000 है या 20,000 है, तो उनका झंडा है कैसे बहुत ऊँचा सा लहराया जाता था, आप उससे पहचानते थे। तो मेरी दादी मुझे बचपन में सिखाती थी कि लाल पीला झंडा बैजनाथ पंडा, ये भूलना मत कभी अगर घूम जाए तो। तो आपने जो कहानियाँ सुनी है कि कुंभ के मेले में घूम गए, मैं तो वही मैं ना फ़िल्मों में देखता कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन-सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाक़ई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो वाक़ई वो तो मतलब वाक़ई शहरों को तो ख़ैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े-बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। अब मतलब इसका पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस आप 24 करोड़। इसका सिग्निफिकेंस ऐसे देख लें, स्टीव जॉब्स जो थे, जो एप्पल के एग्ज़ैक्टली, फाउंडर हैं, एग्ज़ैक्टली। उनकी वाइफ आई हैं और वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं और सो इसका सिग्निफिकेंस है। ये मैंने कहा ना फ़खर भाई मानवीय है। ये कुछ चीज़ें अब जैसे जो मुझे ये अच्छा लगता है यूएन का, कुछ चीज़ों को वो जब ह्यूमैनिटी की गिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट हुँ, एग्ज़ैक्टली जैसे कुछ अरेबिक प्रैक्टिस होगी, वो ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस है। कुछ हुँ। यूरोपियन प्रैक्टिसेज़ होंगी, जैसे टोमेटिना फेस्टिवल है उनका, वो एक ह्यूमैनिटी के लिए है। हर समाज अपने जगहों के हिसाब से जैसे आप रशिया में जाएँ तो वो हार्डकोर विंटर में पूरा नेकेड होकर के और वो आइस कोल्ड उसमें वो लेते हैं डिप लेते हैं। वो ओके। एक पर्टिकुलर वर्ड है उस दिन, उसका नाम है, वो रिलीजियस है मगर ह्यूमन प्रैक्टिस है। तो आई लाइक ऑल दोज़ थिंग्स। दिस इज़ व्हाट मेक्स ह्यूमैनिटी ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स ह्यूमैनिटी प्लूरल। हर जगह के हिसाब से लोग अपनी-अपनी सभ्यताओं को उन्होंने डेवलप किया है, तो इसको ऐसे देखना चाहिए और ये बहुत अच्छा है। मैं जाता रहता हूँ कुंभ में, अब तो नहीं जा पाता क्योंकि जब से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मेरी दादी थी, तो आई वाज़ वेरी रेगुलर कल्पवास के समय में। जी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ा-सा क्योंकि इकोनॉमी की बात हम अक्सर करते भी रहते हैं। 48 करोड़ लोग यानी हम हज की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 8-9 अरब डॉलर का बिज़नेस वो होता है। एक रिलीजियस और तरीके से लाज़मी-सी बात है, लोग हज के लिए एज़ अ मुस्लिम दुनिया भर से लोग आते हैं, सऊदी अरेबिया ही आते हैं। लेकिन वहाँ पे वो रहते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन 8-9 अरब डॉलर कहते हैं कि हर साल लोग खर्च करके वहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे 48 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं, तो ये तो एक मतलब ठीक है, एक रिलीजियस वो कह दें या एक फेस्टिवल कह दें, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है बहुत बड़ी, बल्कि ह्यूज किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मतलब क्या है जिस जगह पे गालिबन प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये मुनक्किद है। तो मतलब उस इलाके में या फिर इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें? देखिए फ़खर भाई, हर चीज़ को रिलीजन के दायरे से नहीं, कुछ चीज़ें कल्चरल होती हैं।
तो ओके, उसमें राइट। ऑफ कोर्स वहाँ की लोकल यस। स्टोरीज़ जुड़ती हैं, जैसे कि कुंभ में समुद्र मंथन की कहानी का भी वर्णन है, मगर वो कल्चरल रहती है ना, कल्चर इज़ आल्सो समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिलिजन। आपका ओके, रिलिजन कुछ भी हो सकता है, मगर कल जैसे भाषा एक कल्चर है ना, या, खान-पान एक कल्चर है, या, सोचने का तरीका एक कल्चर है, तो आप अलग-अलग लोग हो सकते हैं, अलग-अलग तरीके से। अब आपका नाम जैसे यूसुफ ज़ई है, तो ये या, ज़ई जहाँ लगता है आप समझ जाते हैं कि कोई पश्तून बैठा है। या, आपको यूँ ही पता चल जाएगा। बिल्कुल तो ठीक है। वो कल्चरल चीज़ें हैं, आप इनको नहीं, तो ये सब कल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया। और इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली कुंभ कोई एक बार नहीं होता। ये जो जब 4 तरीके के कुंभ हैं, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो। एक होता है कि उसको कहते हैं पूर्ण कुंभ मेला, जो ये लग रहा है हर 12 साल पे, जब ये जो मैंने आपको बताया बृहस्पति यानी कि जुपिटर और सन और मून एक अलाइनमेंट पे आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण। उसके अलावा पूर्ण कुंभ मेला जो ये हर 12 साल में एक बार होता है। अर्ध हुँ, कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज में और हरिद्वार में लगता है, हर 6 महीने पे एक बार लगता है और हर 6 साल में एक बार लगता है। महाकुंभ होता है वो 144 साल में एक बार लगता है। ओह! 144 साल में, एवरी 144 ईयर्स। समझिए, जब 12 पूर्ण जो कुंभ मेले हो जाते हैं, उनके बाद 13वां जो होता है उसको कहते हैं महाकुंभ। उसके बाद माघ मेला, जैसे अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले या 10-15 साल पहले भारत में महाकुंभ हुआ था, 144 साल बाद। माघ मेला जो मैंने आपको बताया, मेरी दादी का कुंभ वाला जो हुँ, है, हुँ, जो हुँ, हर साल होता है माघ मेला, जिसमें कि कल्पवास लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग, वो वहाँ रहते हैं नदी के तट के किनारे हर 1-2 महीने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल होती हैं, कहीं भी अगर इतने लोग एक साथ इकट्ठा होंगे उस शहर में, फिर लोग खाएँगे, पिएँगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल बढ़ जाती है। और इससे ये भी रहता है कि आप जो अलग-अलग जगह से जो आकर के लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, एक नेशनल यूनिटी भी क्रिएट होती है ना, कि लोग आकर के एक-दूसरे को जान रहे हैं, एक-दूसरे को समझ रहे हैं। और ये नॉर्मली 3 ही 4 जगह लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है और नासिक में भी शायद कुंभ लगता है। तो इन जगहों पे ये नॉर्मली होते हैं बिकॉज़ ऑफ द संगम नदी। प्रयागराज वाला सबसे सिग्निफिकेंट है मेरे हिसाब से। एंड इकोनॉमिकली ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें जो है इनका सिग्निफिकेंस तो 12 साल बाद ही आएगा। लेकिन जो आज की डेट में जब आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों को आप ऑर्डर देते हैं कि शहर को तैयार करो, या दूसरी जो एमिनिटीज़ हैं लोगों के लिए, तो वो तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता है। मेरे ख्याल से जैसे दीपावली जब होती है तो उसकी जो खरीद-फरोख्त होती है, जो लोग क्रय-विक्रय करते हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जब लोग आएँगे तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर-उधर हो जाएँगे, बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इट विल टेक प्लेस। और उसी तरीके से गवर्नमेंटल चैलेंज भी है, क्योंकि 40 करोड़ लोगों को मैनेज करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान देना और कोई कुंभ में खोए नहीं, इसका ध्यान देना, हाँ, ये बहुत ही एक दुरूह कार्य है, बहुत टफ वर्क है। इतना आसान होता नहीं है, मगर ठीक है। यही आपको जिंदा रखते हैं, यही आपकी जो, जैसे कहते हैं ना कि जो हमारा चूंकि नेशन नहीं, हम लोग राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र का मतलब होता है कॉमनवेल्थ। जैसे कई लोग राष्ट्र को नेशन से कंपेयर करते हैं, राष्ट्र इज नॉट नेशन, राष्ट्र इज कॉमनवेल्थ। तो ये जो भारत का कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ मतलब एक देश के जब बनता है, वहां की नेचुरल रिसोर्सेज से, ह्यूमन रिसोर्सेज से और जो रिसोर्सेज मिलकर के सोसाइटी बनती है, तो उसको आप कॉमनवेल्थ कहते हो। जैसे आप अच्छा, देख लें, हम लोग आज भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, या, ठीक है हुँ, ना? तो वो जब कॉमनवेल्थ, वही कहते हैं, जब प्लुरैलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कम टुगेदर टू लिव टुगेदर, उसको वो कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो जो वो कॉमनवेल्थ कहते हैं, हॉब्स ने किताब भी लिखी थी। हमारे यहाँ हजारों साल पहले भारत को ये समझ गया, भारत के बारे में ये था कि ये नेशन नहीं है। नेशन में होता है कि कॉमनैलिटी, जैसे पंजाबी पश्तून नहीं हो सकता, पश्तून पंजाबी नहीं हो सकता, बिहारी जो है वो राजस्थानी नहीं हो सकता, राजस्थानी बिहारी नहीं हो सकता। ये अलग-अलग रहते हैं, ठीक है ना? तमिलियन जो है वो यूपी वाला नहीं हो जाएगा, यूपी वाला तमिलियन नहीं हो जाएगा। लेकिन ये सारे जब साथ में आके रहते हैं, उस व्यवस्था को कॉमनवेल्थ कहते हैं या राष्ट्र कहते हैं। हिंदी जो उसका संस्कृत वर्ड है। तो कई लोग राष्ट्र को हिंदू नेशन, हिंदू रिलीजन या ऐसे समझ लेते हैं। ये बिल्कुल कतई इसका मतलब नहीं है। राष्ट्र, इसलिए आज भी देख लें हमारे यहाँ जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसका जो हिंदी अनुवाद यानी कि तर्जुमा जो होता है उसका, वो होता है राष्ट्र मंडल खेल। तो इट्स अ कॉमनवेल्थ मीन्स दी, तो जैसे मैं मानता हूँ
जो आप हैं वो आप हमारे ही कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, भारत की ही समाज का एक जो जो हमारा एक समाज जी। है, जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारे रहन-सहन है, वो बेसिकली वही है जैसे आपके यहाँ भी है कि मेहमान है, तो वो भगवान की तरह है या अल्लाह की मतलब जो भी हुँ। होगा आपके यहाँ, जी, कि भाई बिल्कुल। जो जो गेस्ट है वो आपके लिए फिर बहुत इम्पोर्टेंट मैंने एक जी। कहानी पढ़ रहा था कि एक अमेरिकन था, वो एक बार तालिबान के उसमें फँस गया था और उसकी किसी पश्तून जो था वो उसको उसकी हेल्प कर रहा था क्योंकि उसने एक बार उसकी हेल्प की थी। तो उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है और वो उसके लिए पूरे उनसे लड़ने को तैयार हो गया कि भाई ये मेरे जब तक यहाँ पे हैं, इनकी कोई आप इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ये हमारा वो है कि व हमारा मेहमान जो है वो फिर हमारी ज़िम्मेदारी होता है। तो वो हुँ। लड़ गया तालिबान से जबकि वो उन्हीं के लोग थे। लेकिन उसने उस अमेरिकन की जान बचाई और बाद में फिर वो अमेरिकन जब अमेरिका पहुँचा, तो उसने फिर उसको बुलवाया वहाँ पे और स्पेशल सिटीज़नशिप के लिए दिया गया उनको जो वो थे। तो ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेज़ हैं ना, ये सब ओके। कल्चर से आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ठीक। इट इज़। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे ये बताएँ कि इसके अंदर मतलब हिंदू एक बहुत बड़ा एक गैदरिंग है, लेकिन नॉन हिंदू भी मतलब जा सकते हैं या क्या वो है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कहते हैं ये कुछ कंट्रोवर्सीज़ मतलब कुछ न्यूज़ इंटरनेशनल इदारों की पढ़ रहा था, अब से खैर 2-3 हफ्ते पहले की बात है। अब ये पता नहीं कि ये मतलब है या नहीं है? थोड़ा-सा मैंने कहा कि आपसे समझ लें इस चीज़ को। देखिए ये बड़ा नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, ये सब जी, न्यूज़पेपर और उसमें हाइलाइट करने के लिए चीज़ें कौन आपसे पूछ रहा है आप हिंदू हो या मुसलमान हो पता करने का कोई ओके, तरीका है नहीं। ओके। ठीक है ना? आप अगर फ़खर भाई ये नहीं बताएँगे कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं हिंदू हूँ, तो हमारी और आपकी शक्ल देख के तो कोई नहीं यू आर बता राइट सर, सकता आई एग्री। कि हम हिंदू हैं मतलब सनातनी हैं, क्रिश्चियन या हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कौन है, बुद्ध हैं, कौन है, मैं नहीं बता सकता कोई। जब तक हम या बोले नहीं कि भैया हमारी बिल्कुल। हमारी मान्यताएँ ऐसी हैं। तो अब आप अगर मान लीजिए यूरोप में जाएँगे, कोई चर्च है, वहाँ चले जाएँगे, तो कोई नहीं पता कर पाएगा आपको कि आप क्या हैं। तो उसी तरीके से ऐसा कुछ है नहीं, न्यूज़पेपर में आजकल ये ज़्यादा आती है बिकॉज़ ये एक धीरे-धीरे भारत की राजनीति में जो अलाइनमेंट हो रहा है, एक जी। रीअलाइनमेंट हो रहा है, रिकैलिब्रेशन हो रहा है, उसको देख कर के यहाँ का जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, कम्युनिस्ट मीडिया है, वो बड़ा परेशान और हैरान रहता है और वो इस चीज़ों को बहुत हाइलाइट करना चाहता है। बट नॉर्मली ये मीडिया के ग्लेयर को छोड़ दें तो ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता, ये सबके लिए है, इट्स ओपन फॉर ऑल। जो भी भारतीय संस्कृति में मान्यता रखते हैं, जो भी भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वो सबका हुँ। है ये। ये भई हम कह रहे हैं इट्स अ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ भारत। सब भारत की संतति हैं, तो जो भी इनमें मान्यता रखता है वो उनका है वो, सब कुछ भारतीयों का है। उनके कौन ईस्ट हैं, उनके आराध्य कौन है, उनके उनके अल्लाह कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में जैसे अब पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी होगा ना, या पश्तून तो पश्तून होगा ना भई। या पश्तून मुस्लिम हो, पश्तून क्रिश्चियन हो, पश्तून सिख हो, पश्तून एक हिंदू हो हो या हिंदू पश्तून तो पश्तून है। या तो उसी तरीके से भारतीय तो भारतीय है, वो चाहे जो भी हो और यही है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई ऐसा कुछ वो है। ये मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं व्हिच इज़ नॉट द रियलिटी। मतलब वो सामाजिक रियलिटी नहीं है, ये बस ऊपर की सतहों पे हर समाज में कुछ छोटा-मोटा चलता है। बट सामाजिक ताने-बाने में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। बिल्कुल सही और ये मेरे ख़्याल बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक्चुअली जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है। बट हमारा मकसद ये नहीं कि कौन वहाँ पे आता है। जब मैंने ये सुना तो मेरा इंटरेस्ट शायद इसलिए बढ़ गया कि यार 48 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं, तो बेशक वो एक साथ तो नहीं आएँगे बट फिर भी बहुत बड़ी बात है कि 1 महीने 2 महीनों के अंदर-अंदर जनवरी और फरवरी में ग़ालिबन ये रहेगा। और उसमें उन्होंने फिर पार्टिसिपेट करना है, फिर शायद दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग रहते हैं, उन्होंने भी अपना प्लान्स बनाया उसको जॉइन करने के लिए। और जहाँ तक बात इकोनॉमिक जिसे कहते हैं कि इकोनॉमी बूस्ट की या इकोनॉमी के ऊपर इसके इम्पैक्ट की, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 12 साल बाद आता है, लेकिन अगर हम इस 2 महीनों की बात करें, तो शायद हो सकता है कि लोकल इकोनॉमी या उस स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट काफ़ी दूर तक नज़र आता हो। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर सरदी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।